नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन दोनों को एक साथ देखेंगे। आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। पहले यदि मैं अंतर कर लूँ तो अपने को आदर्श और अनादर्श सब क्लियर हो जाएगा। आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी सांद्रताओं पर राउले के नियम का या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी सांद्रताओं पर राउले के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये पहली विशेषता हो जाएगी। यानी वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन का वाष्प दाब में किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोलेंस के समानुपाती होता है। यह था राउले का नियम। तो राउले के नियम का पालन ये करेंगे सभी सांद्रताओं पर, वो नहीं करेंगे। दूसरी विशेषता देखो क्या है। आदर्श विलयन के लिए यदि मैं विलेय और विलायक को मिला दूं तो मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। न ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा न ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा विलेय और विलायक को मिलाने के बाद। मिश्रण में कौन है, विलयन कब बनेगा, विलेय प्लस विलायक। यदि मैं दो घटकों को मिला दूं तो विलयन बन जाएगा, उसको अपन मिश्रण कह रहे हैं। विलेय प्लस विलायक है। मिश्रण का कुल एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। यानी डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0। यानी मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन यानी विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा, आदर्श विलयन जब बनेगा तो उसमें न तो ऊष्मा निकलेगी न ऊष्मा अवशोषित होगी, वो कहलाएगा मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन और वो 0 होगा। लेकिन अनादर्श विलयनों के अंदर क्या होता है, मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा मिश्रण H नॉट इक्वल टू 0। इसको यूं लिख सकता हूं। थर्ड है मिश्रण का आयतन परिवर्तन। यानी विलेय और विलायक को मिलाने के बाद न तो आयतन बढ़ेगा न आयतन घटेगा, दोनों के आयतनों के कुल योग के बराबर ही रहेगा। तो मिश्रण का, आदर्श विलयनों के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन वो भी क्या होता है, शून्य होता है। यानी वॉल्यूम में न तो बढ़ोतरी होगी, डेल्टा मिश्रण का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू 0। यानी विलेय और विलायक का जितना वॉल्यूम है उतना ही विलयन का वॉल्यूम हो जाएगा, न बढ़ेगा न कम होगा। लेकिन अनादर्श जो विलयन होंगे उनका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। विलेय और विलायक के कुल योग से या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है। अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का कुल आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा यानी डेल्टा मिश्रण V मिश्रण का आयतन परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्या विशेषता है, तो फोर्थ विशेषता है आदर्श विलयनों में विलेय
विलेय और विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया तथा विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की होती है। एक तो होगा विलेय, एक होगा विलायक। तो विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया, इनके बीच में कोई आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी है वो, कोमा विलायक विलायक एवं ये विलेय विलेय ये विलायक विलायक जब दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को मिला देते हैं तो एक अन्योन्य क्रिया और आ जाएगी, विलेय विलायक। तो विलेय विलेय भी होगी, विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया भी होगी और विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया भी आ जाएगी। ये तीनों एक जैसी होती है, न तो आकर्षण बल बढ़ते हैं न आकर्षण बल घटते हैं, न प्रतिकर्षण बढ़ता है न प्रतिकर्षण घटता है। विलेय विलेय विलायक विलायक और विलेय विलायक विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की होती है। समान प्रकार की होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी विलेय विलेय अन्योन्य क्रियाएं विलेय के मध्य होगी, विलायक विलायक अन्योन्य क्रियाएं विलायक अणुओं के मध्य होगी और विलेय और विलायक को मिला देंगे तो विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं विलयन में होगी। विलेय विलेय विलायक विलायक एवं विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की नहीं होती है, या यूं कह सकते हैं विलेय विलेय विलायक विलायक एवं विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की, अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की नहीं होती है, नहीं होती है। ये अलग अलग प्रकार की होती है, या तो आकर्षण बल मिलाने के बाद बढ़ जाते हैं या आकर्षण बल पहले की तुलना में घट जाते हैं, तब इसको अनादर्श विलयन के नाम से अपन जानेंगे। तो ये विलेय विलेय विलायक विलायक और विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान प्रकार की इसके अंदर नहीं होती है, वो अनादर्श विलयन की श्रेणी में आएगा। अब ये राउल्ट के नियम से या तो दर्शाएंगे धनात्मक विचलन, यानी वाष्प दाब या तो बढ़ जाएगा या वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ वाष्प दाब उतना ही बना रहता है, यानी दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा वाष्प दाब, तो वो भी अपन देखेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन है जो समान प्रकार के गुणधर्म रखते हैं, वो आदर्श विलयन बना लेंगे। जैसे बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, टोलुइन भी हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन प्लस टोलुइन हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन इसी श्रेणी में आएगा। और कौन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस SiCl4 हो जाएगा। तो एक समान गुणधर्म वाले दो घटक यदि मिले हुए हैं तो वो आदर्श विलयन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल, दोनों के अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ये भी हो जाएंगे। तो जिनके अंदर क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन हो जाएगा, ये भी आदर्श विलयनों की श्रेणी में आता है। अब अनादर्श में कौन आता है, आकर्षण बल पहले की तुलना में या तो घट जाते हैं या आकर्षण बल पहले की तुलना में बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन CH3COCH3, इसके अंदर मैं कार्बन डाइसल्फाइड मिला दूं, कार्बन डाइसल्फाइड, तो आकर्षण बल पहले की तुलना में घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा या धनात्मक, बाद में बात करेंगे। एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दूं तो ये अनादर्श विलयनों की श्रेणी में आते हैं, ये अनादर्श विलयनों की श्रेणी के अंदर आते हैं, यानी राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी सांद्रताओं पर मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, या तो एंथैल्पी बढ़ जाती है या एंथैल्पी
घट जाती है। अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का कुल आयतन परिवर्तन डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 होता है और विलेय विलेय विलायक विलायक और विलेय विलायक अन्योन्य क्रियाएं समान नहीं होती है। यानी एसीटोन एसीटोन की, कार्बन डाइसल्फाइड की और इन दोनों को मिलाने के बाद ये सारी अन्योन्य क्रियाएं जो आपस में होंगी वो समान प्रकार की नहीं होती है, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन अपन दो श्रेणियों में बांटेंगे एग्जाम्पल के बाद। ये तो हो गए एग्जाम्पल और आदर्श और अनादर्श विलयन। अब देखो अनादर्श विलयन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है राउले के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक होता है राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अब राउले का नियम क्या है? वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उसकी मोलंश के समानुपाती होता है और विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो उनसे विचलन का मतलब है राउले के नियम से, यानी राउले के नियम से धनात्मक विचलन का मतलब है वाष्प दाब बढ़ जाएगा और ऋणात्मक विचलन का मतलब है वाष्प दाब घट जाएगा। दोनों घटकों को मिलाने के बाद यदि वाष्प दाब बढ़ जाता है तो उसको अपन कहेंगे धनात्मक विचलन। वाष्प दाब बढ़ जाता है और ऋणात्मक विचलन का मतलब वाष्प दाब घट जाता है। राउले का नियम क्या है? पी कुल बराबर एक घटक का आंशिक दाब पी ए दूसरे का पी बी, और इसको अपन कैसे लिख रहे थे? पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। फिर इसको अपन रूपांतरित कर रहे थे, पी ए इज इक्वल टू पी ए जीरो एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी जीरो एक्स बी। तो मैं इसमें देखो क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार मिश्रण का कुल दाब सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो पी ए और पी बी की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी जीरो एक्स बी। अब क्या होगा, जब धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो विलयन का कुल दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग से क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा तब धनात्मक विचलन कहेंगे और घट जाएगा तब ऋणात्मक। तो पी टोटल यदि बढ़ जाता है दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग से ज्यादा होता है, पी कुल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। दोनों घटकों के आंशिक दाबों से क्या होता है, मिश्रण का कुल दाब यदि बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो उसको कहेंगे धनात्मक विचलन। और यदि पी कुल मिश्रण का कुल वाष्प दाब या कुल दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों से यदि कम रह जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, तो अपन इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। मैं पी कुल बराबर ये भी लिख सकता हूं, पी कुल इज ग्रेटर देन पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी जीरो एक्स बी। यूं भी लिख सकते हैं पी ए और पी बी की जगह, ऐसा ही वहां भी लिख सकते हैं। तो राउले के नियम से धनात्मक विचलन वाष्प दाब बढ़ जाता है, दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग से ज़्यादा हो जाता है, और ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब घट जाता है, दोनों घटकों के आंशिक दाबों से कम हो जाता है। अब देखो ग्राफ खींचते हैं अपन, तो ग्राफ खींच रहे थे, पीछे भी दो घटक हैं अपने पास, इधर ले रहे थे वाष्प दाब P, इधर आ रही थी मोलंस, ये दोनों तरफ। ये ए घटक ले लेते हैं x1 पहला घटक, या ए घटक xa जीरो, xa मैक्सिमम कितनी हो सकती है, घटक की मोलंस 1 हो सकती है,
और जितने भी घटक हैं उन सब की मोल अंशों का टोटल कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है। एक्स बी दूसरा घटक, इसकी मोल अंश 0 और एक्स बी इज इक्वल टू मैक्सिमम 1। एक का ग्राफ इधर खींच देंगे, दूसरे का ग्राफ इधर खींच देंगे, तो मिश्रण का दोनों घटकों को मिलाने के बाद तो इसका आंशिक दाब घटक बी का आंशिक दाब इसकी मोल अंश के बढ़ने के साथ क्या होगा, बढ़ता है। तो यूं ग्राफ खींच रहे थे, एक्स बी 0 है, एक्स बी 1 है, जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगी वैसे वाष्प दाब भी घटेगा। इसको मैं क्या कह दूंगा, पीबी, बी घटक का आंशिक दाब। दूसरा एक्स ए 0, एक्स ए 1, यानी इस घटक का आंशिक दाब इसकी मोल अंश बढ़ने के साथ बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा दूसरा अपने पास घटक है पी ए, उसका आंशिक दाब हो जाएगा। और वो कब तक बढ़ेगा, उसकी मोल अंश बढ़ने के साथ बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब के बराबर, यानी जब अकेला घटक है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो सकता है। ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है ए घटक का। और बी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, अधिकतम, ये हो सकता है पीबी 0, ये शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब है। ये तो बात हुई दोनों के अलग अलग। अब दोनों को मिला देने के बाद मिश्रण का वाष्प दाब अपन कैसे देते हैं, इस तरीके से, ये हो जाएगा पी कुल बराबर मिश्रण का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। लेकिन धनात्मक जब विचलन होगा दोनों को मिलाने के बाद, यदि वाष्प दाब बढ़ेगा, तो देखो इसको दर्शाएंगे अपन इस तरीके से, घटक ए का आंशिक दाब पहले से क्या होता है, वाष्प दाब पहले से ज्यादा प्राप्त होता है, और घटक बी का वाष्प दाब भी क्या होता है, पहले से बढ़ जाता है। इस तरीके से प्राप्त होता है, ऊपर से लाइन आती है, यानी वाष्प दाब बढ़ जाता है। मोल अंश बढ़ने के साथ क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाता है, घटक बी का भी बढ़ जाता है। दोनों को मिलाने के बाद तो कुल विलयन का कुल वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। एग्जाम्पल कौन है इसका, एसीटोन है, CH3CH3, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिला दूं मैं, तो एसीटोन में पाए जाते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अध्रुवीय अणु है। यदि अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु के बीच में मिला दूंगा मैं, तो इसके अंदर जो द्विध्रुव आकर्षण बल है वो क्या हो जाएंगे, इन अणुओं के आ जाने से कमजोर हो जाते हैं। और जब पहले से उपस्थित आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं तो अणु आसानी से वाष्पित होंगे, और आसानी से वाष्पित होंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। यानी ये विलेय विलेय, या इसको अपन विलायक कहें, ये विलायक विलायक और ये विलेय विलेय आकर्षण बल है। अब दोनों को मिला दें तो आकर्षण बलेंगे विलेय और विलायक। वो आकर्षण बल क्या होंगे, पहले से उपस्थित आकर्षण बलों से कमजोर होंगे, और कमजोर आकर्षण बल होंगे तो अणु सरलता से वाष्पित होंगे और वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो उसको धनात्मक विचलन के नाम से जानते हैं। दूसरा है राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब राउले के नियम से या राउल्ट्स के नियम के से ऋणात्मक विचलन का मतलब ये है कि मिश्रण का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग से कम प्राप्त होगा। यानी विलेय विलेय विलायक विलायक की तुलना में जो विलेय विलायक आकर्षण बल निर्मित होंगे वो मजबूत होंगे, और मजबूत आकर्षण बल होंगे विलेय और विलायक के बीच में, तो वो आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, क्योंकि अणु एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उसको अपन वाष्प दाब में ऋणात्मक विचलन कहेंगे, राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब देखो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसीटोन में होते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, तो ऐसा द्विध्रुव है। और एसीटोन के बहुत सारे अणुओं के अंदर पाया जाता है, तो ये आपस में प्लस माइनस आकर्षित करके द्विध्रुव आकर्षण बल बना लेते हैं। अब अपने पास है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। अब देखो ये दोनों मिलकर के, ये भी ध्रुवीय अणु है, ये भी ध्रुवीय अणु है, द्विध्रुव आकर्षण बल।
इसके अंदर भी इसी प्रकार के आकर्षण पाए जाते हैं। लेकिन दोनों को जब मिला दें, इसको घटक अपन ए कह दें, इसको घटक बी कह दें, तो दोनों घटकों को मिलाने के बाद इनके अंदर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जो पहले उपस्थित आबंधों से क्या होता है, मजबूत होता है। और पहले से उपस्थित आबंधों से यदि मजबूत बंध बन जाता है मिश्रण में, तो फिर वो अणु आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, और वाष्पित नहीं होंगे तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऋणात्मक विचलन को देखो सेम इसी तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो जाएगा P वाष्प दाब, ये हो जाएगा मोल अंश, दोनों घटकों को साथ ही ले लेते हैं। एक ले लेते हैं XA, इसकी 0 हो सकती है मिनिमम, मैक्सिमम हो सकती है 1। XB उधर से, ये XA तो इधर से उधर जाने पर बढ़ेगा, और XB जो है वो इधर 1 ले लेते हैं, उधर 0 लेते हैं, तो 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा। अब दोनों के वाष्प दाब क्या होंगे, इनकी मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो मोल अंश देखो XA की 0 है, 1 है, तो उधर जाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, PA 0 के बराबर, इसको अपन कह देंगे PA घटक A का आंशिक दाब। और दूसरा हो जाएगा ये XB बराबर 0 से 1, तो घटक B की मोल अंश बढ़ने के साथ उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, ये घटक B का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, PB 0 के बराबर। दोनों घटकों के यानी मिश्रण का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर हो जाएगा PA का आंशिक दाब प्लस PB का आंशिक दाब, ये हो जाएगा। अब जब ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, यानी पहले की तुलना में वाष्प दाब घट जाएगा, तो A का भी घट जाएगा, B का भी घट जाएगा, और कुल भी घट जाएगा। तो A का वाष्प दाब घटेगा, तो उस लाइन को अपन यूं नीचे से दर्शा देंगे, ये लो, ये घटक A के वाष्प दाब में कमी, B के वाष्प दाब में कमी को इस तरीके से दर्शा देंगे, ये B के वाष्प दाब में कमी। अब दोनों के वाष्प दाबों में कमी आती है, तो मिश्रण के कुल वाष्प दाब में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इनको अपन नीचे से लाइनें प्रदर्शित करके दर्शा देते हैं। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन है, वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन है। यदि पहले से उपस्थित आकर्षण बल मिश्रण बनने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, वाष्प दाब बढ़ जाता है। पहले से उपस्थित आकर्षण बल यदि मिश्रण बनने के बाद मजबूत बन जाते हैं, तो वाष्प दाब घट जाता है। यहाँ मजबूत आकर्षण बल बन गए पहले की तुलना में, इसलिए वाष्प दाब घट गया। और यहाँ पहले से कमजोर बन गए, इसलिए वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया। और वाष्प दाब बढ़ने को, वाष्प दाब में बढ़ने को अपन धनात्मक विचलन, और कम होने को ऋणात्मक विचलन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने आदर्श और अनादर्श विलयन थे, और इनका क्या, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन। जब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन नहीं होता है, तो अपन ग्राफ कैसे दर्शाते हैं आदर्श विलयनों के लिए, बहुत सिंपल, इसी तरीके से। तब लाइनें यही रहेंगी केवल, ये तो हो जाएगा P, ये हो जाएगा XA बराबर 0, XA बराबर 1, XB बराबर 0, XB बराबर 1। A बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है, B बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है। ये हो जाएगा घटक B का, ये घटक A का, और कुल हो जाएगा ये दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर, जिसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। यानी विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर ही होता है, तो आदर्श विलयन है। यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों से कम है या ज़्यादा है, तो फिर अनादर्श विलयन है, वो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था आदर्श और अनादर्श विलयन। धन्यवाद।